नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ दौरे को लेकर के। लखनऊ में आज गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। तो लखनऊ में आज गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन होना है। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो लखनऊ में आज गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। वहीं गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से संवाद किया है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णभा का विमोचन भी किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या संदेश दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सभी अकादमिक संस्थाओं में इस पर चर्चा चल रही है। हमने इसके लिए कार्यक्रम बनाए हैं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायिका के बारे में एक चर्चा होती है कि वहां कार्य नहीं होता, हो हल्ला होता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में लगातार 28 घंटे तक विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई थी लगातार। यानी रात्रि भर विधान सदन चला था, रात्रि भर था। और ऐसा नहीं कि रात्रि में केवल 2-4 लोग रहे हों, नहीं, हर समय सामान्य दिनों में आप देखते होंगे जब सदन चलता है तो 403 में से 300, 250 इस प्रकार के लोग रहते होंगे, जबकि उस समय सामान्यतः 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ही सदन चलता है। लेकिन जब लगातार रात्रि में भी चल रही थी सदन, तब सदन में उपस्थिति 250-300 रात्रि में भी बनी हुई थी। क्योंकि मैं भी रात्रि में जब सदन में गया तो मैं देख रहा था और बड़े उत्साह के साथ लोग अच्छे सुझाव दे रहे थे। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश विकसित, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इन सब पर व्यापक चर्चा हुई थी। और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं। युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। 2014 में जब ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आया, तब भारत देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था। और आज पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 11 स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज वह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दुनिया की 4थी बड़ी और सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संभावना है कि भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आगे क्या? ऐसा नहीं कि भारत ने किसी एक क्षेत्र में प्रगति की हो। एक तरफ विरासत है, दूसरी तरफ विकास है। एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ अन्नदाता किसान है। एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है। समाज के अंदर क्या
इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, क्या शिक्षा का क्षेत्र हो, क्या इन्वेस्टमेंट का हो, क्या हेल्थ का हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक लंबी दूरी न तय की हो, एक लंबी दूरी न तय की हो। यह लंबी दूरी की एक कहानी एक नई प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्ण भाग का विमोचन किया। पुस्तक में भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया गया। ये गुलामी के कालखंड में गुलामी की मानसिकता हम सब के ऊपर इस कदर छा गई, जो भारतीय था हमने उसको ये माना कि यह हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हमने भारतीयता को पिछड़ेपन का कारण मान लिया। हमने मान लिया जो विदेशी है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, जो भारत का है वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे, आप दुनिया के मानचित्र को उठा करके देखिए, दुनिया के पिछले 400-500 वर्षों के आर्थिक प्रगति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की, और ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो योगदान होता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा होता था वह होता था 26%। याद करिए, 26% अकेले भारत का था, और भारत के बाद तब चीन का नंबर था, और बाकी अन्य देश अंधकार में जी रहे थे। ये सत्र यानी सन 1700 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले भारत की स्थिति थी। और उसके 100 साल के बाद जैसे जैसे गुलामी की मानसिकता हावी होती गई, विदेशी आक्रांताओं का और विदेशी लुटेरों का भारत के अंदर जाल फैलता गया। सीएम योगी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर देश का मार्गदर्शन करेगा। लिखना एक साधना है, और मैं इसलिए इन युवाओं से कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और वह कार्य आज अपने पेशे के अनुरूप प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी ने किया है। वे पेशे से शिक्षक रहे हैं। एक शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, और एक शिक्षक बिना बोले हुए भी नहीं रहता है। इसलिए जब वह 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट और 7 मिनट से 10 मिनट तक पहुंचे तो हम लोग समझ गए कि उनके अंदर अपना पुराना शिक्षक भाव जाग गया है, और उसी के अनुरूप उन्होंने इस कृति को भी आज यहां पर विमोचन किया है। और अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जन्मदिन, और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पावन जयंती। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, विधायक और सांसद मौजूद रहे।
सबने एक स्वर में विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गाजियाबाद के बाद आपको मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि स्वदेशी को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें होगी। उन्होंने भारत की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए बताया है कि आज देश न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन चुका है। इसके अलावा उनकी ओर से इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम योगी ने उनके विचारों को याद करते हुए कहा कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। जो दृष्टि, जो विजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, समाज जीवन को जो दृष्टि दी थी, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्ष में हम सब ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये केवल कल्याणकारी योजनाओं का ही नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और मजबूती का भी प्रमाण है। और पिछले 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 में गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये जो भारत के नए भारत का दर्शन है, ये हर एक क्षेत्र में है। क्या विरासत में, क्या विकास में, क्या युवाओं के कल्याण के लिए की गई और उनके उत्थान के लिए बनी हुई योजनाओं में हो, क्या अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं, भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ विकास और विरासत दोनों का सम्मान किया जा रहा है। हर महीने हर भारतीय, गरीब भारतीय के घर में 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि भारत का मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। यही वजह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का विचार अब वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिक नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध के 60 साल पूरे होने पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दिग्गजों के कार्यक्रम में शामिल हुए, शिरकत करते हुए नजर आए हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि कोई भी युद्ध केवल लड़ाई के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प से मिलती है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के लगातार खड़ी रहेगी, सैन्य साजो सामान तक किसी भी चीज की उन्हें कमी नहीं होने देगी। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बैटल फील्ड की बिताई गई रातें, तोपों की आवाज, गोलियों की गड़गड़ाहट और अपने साथियों को खो देने जैसी भावनाओं को वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। आप जैसे लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले सैनिकों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किया और सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले हर सैनिकों का सम्मान और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। सैनिकों के साथ ही सेना को किसी संसाधन की कमी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे वो सेवारत सैनिक हो, वेटरन्स हो या हमारे शहीदों के परिवारजन, हमारी सरकार के लिए हर किसी का सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1965 का वार सिर्फ एक छोटा मोटा यह वार नहीं था, बल्कि यह भारत की ताकत की एक परीक्षा थी। और उस दौर में जो परिस्थितियां थी उसे देखते हुए पाकिस्तान ने यह सोचा कि इन्फिल्ट्रेशन से और गुरिल्ला टैक्टिक्स से और अचानक हमलों से वह भारत को डरा देगा, तो वह भारत को पीछे कर देगा। पर हमारे दुश्मन यह जानते नहीं थे कि भारत की मिट्टी में पला हर जवान इस भावना के साथ पला होता है, इस भावना के साथ बढ़ा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश की सॉवरेनिटी और इस देश की इंटीग्रिटी पर वह किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगा। और आप में से कई साथी उस दौर में बैटलफील्ड में मौजूद थे और आपने तो फेस टू फेस कॉम्बैट भी देखा है और आपने अपनी आंखों से युद्ध का असली चेहरा देखा है। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। 1965 के युद्ध पर वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत पुस्तकें सब कुछ नहीं बताती हैं। आज जब नामयार साहब बोल रहे थे, बेदी साहब बोल रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुस्तकों में जो दर्ज होनी चाहिए थी वह दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस अवसर पर 1965 की लड़ाई के बाद वीर चक्र से सम्मानित अधिकारियों, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार और मेजर बेदी और लड़ाई में अपने जौहर दिखाने वाले अनेक पूर्व सैनिक मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1965 का युद्ध सिर्फ एक छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि वो भारत की ताकत की परीक्षा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इच्छा शक्ति का भी जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी युद्ध केवल रणक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वो पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। वर्ष 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थी, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व में देश ने उन चुनौतियों का सामना किया। जब हम आप सभी सैनिकों के अदम्य शौर्य और बलिदान की यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक पॉलिटिकल विल और नेतृत्व को भी मैं भूलना नहीं चाहता। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वह पूरे राष्ट्र एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से ही राष्ट्र के रूप में भारत अपने पड़ोसियों के मामलों में उतना भाग्यशाली नहीं रहा। हमेशा देश के समक्ष किसी न किसी तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अपना भाग्य
किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता। भारत अपना भाग्य खुद गढ़ता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका शानदार उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि जीत अब भारत के लिए कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीत हमारी आदत बन चुकी है। क्या परमात्मा ने आपके अंदर जज्बा दे रखा था कि आपने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बैठे बैठे सोच रहा था कि यह कौन सी भावना है, कौन सा सेंस है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की आपको प्रेरणा देता है, आपको इंस्पिरेशन देता है। मैं बैठे बैठे इसी नतीजे पर पहुंचा, एक सेंस ऑफ प्राइड, तो अभिमान की भावना। और मैं समझता हूं कि इंसान की सबसे प्रबल, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत यदि भावना कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है, सेंस ऑफ प्राइड। यकीनन जिस प्रकार से सरकार सेना को उन्नत करने में लगी हुई है, अत्याधुनिक साजो सामान के साथ भारतीय सेना लगातार अपनी अलग पहचान बना रही है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नस्तनाबूद किया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत जीतना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।